स्टार्ट करते थे, वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो रिफ्रैक्शन है फ्रॉम कर्व सरफेस का, उसका फॉर्मूला देखा था, डेरिवेशन देखा था, उसके बाद फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। मैग्निफिकेशन के बारे में अभी इसके नहीं देखा है ना, तो नो मैग्निफिकेशन सर। इस क्लास में हम लोग कर लेंगे। और ये दो क्वेश्चंस दिए थे, इन दोनों क्वेश्चंस में हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो मैंने इसके बारे में डिटेल में एक बार बताया था, चीज़ को बताया था कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज को बनाना होता है, तो हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं कि लाइट रे को हम लोग किस किस तरीके से फॉल करा सकते हैं ताकि लाइट रे वापस से ऑब्जेक्ट पे ही पहुंच जाए। तो लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, तो इस जगह से लाइट रे बाहर निकले और जाने के बाद ये पैरेलल हो जा करके इसके ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करे। अगर मिरर के ऊपर ये परपेंडिकुलर फॉल कर गया तो क्या बाकी फिर लाइट रे बैक ट्रेस कर लेगा खुद को, यस सर। है ना, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज बन जाएगा। मुझे बस ऐसा करना है, तो उसके लिए डी डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो मुझे निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये पॉसिबल है भी या नहीं, कोई पॉसिबिलिटी इसमें है भी या नहीं, वो भी हमें चेक करना है। जरूरी नहीं कि मैंने कंडीशन बता दिया तो इसका आंसर आएगा ही आएगा। तो यूज करते हैं फॉर्मूला, एन टू बाई वी माइनस एन वन बाय यू इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन बाय आर। सबसे पहला चीज v अगर इसमें देखें तो क्योंकि लाइट रे पैरेलल हो चुका है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो v कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो इसके कारण से ये हो जाएगा जीरो, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। एन वन बाई यू, एन वन का वैल्यू कितना हो जाएगा वन, u जो कि मुझे निकालना है, और एन टू कितना लिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू, टू माइनस वन, और r इसमें क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, सारा डिस्टेंस पोल से हम लोग मेजर करते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर पॉजिटिव। होगा, तो दैट विल बी पॉजिटिव, और उसका वैल्यू है 20। अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई 20, सो यू शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20, और माइनस का मतलब समझ में आ रहा है क्यों माइनस होना चाहिए, कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ, तो ये जो डी डिस्टेंस होना चाहिए, दिस डी शुड बी इक्वल्स टू 20 इन मैग्नीट्यूड, तो एक आंसर निकला। अब देखो दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या और भी कोई कंडीशन हो सकता है जिससे कि ये जो लाइट रे है वापस से रिफ्रैक्ट, जो भी है सारा प्रोसेस करके वापस से ऑब्जेक्ट के पास ही आ जाए। और कोई केस ऐसा हो सकता है क्या, तो मुझे बताओ यस सर। कौन सा केस। बोलो कौन जो सा केस मिरर हो सकता है, मिरर कैसे पर हो जो सकता इमेज बन रही है, है, हाँ। जो मिरर पर इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट का काम करे, हाँ तो फिर वो रिफ्रैक्ट करके ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए। लाइट रे बताओ किस तरीके से होगा, रे डायग्राम बनाना है ना मुझे, उसी के हिसाब से मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। रे डायग्राम कैसा होना चाहिए, ये डिस्टेंस दे रखा है, डेट इज 30, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह गिवन है। देखो एक तरीका ये भी हो सकता है कि ऐसा करे, लाइट रे इस जगह से निकला और निकलने के बाद ये मिरर के ऊपर फॉल किया यहाँ पे ऐसा, और मिरर पे क्योंकि इस एंगल पे फॉल किया है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा, और जैसा ऊपर वाला पार्ट में रिफ्रैक्शन हुआ है सेम पैटर्न का रिफ्रैक्शन नीचे वाले पार्ट में फॉलो करेगा। तो क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज बना, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो कुछ ऐसा सिनारियो होना चाहिए, अगर ऐसा होना चाहिए तो जो ऑब्जेक्ट है पहला वो यहाँ पे है, और दूसरा जो इमेज बनना चाहिए वो इसी जगह पे बनना चाहिए।
ऐसा कंडीशन मुझे लगाना, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर। तो n2 का वैल्यू कितना आएगा 2, v का वैल्यू कितना आएगा +30, ठीक है ना, +30 आएगा। n1 का वैल्यू 1, u का वैल्यू जो कि मुझे निकालना है इज इक्वल्स टू n2 माइनस ऑफ n1 और r का वैल्यू माइनस 20। तो इधर से u निकालने की कोशिश कर लेते हैं हम। 1/15 और माइनस ऑफ 1/20 इज इक्वल्स टू 1/u। सही है क्या? अब बताओ u कितना आ रहा है? 20 माइनस 15 डिवाइड बाई 20 इंटू 15। सर V30 कैसे हुआ? क्या? क्योंकि V30 कैसे हुआ? इमेज यहाँ पे बनना चाहिए ना। हाँ, यस सर, समझा। कितना आ गया ये? ऊपर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, 20 इंटू 60। देखो सही है कि नहीं, बोलो। यस। तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा 60। लेकिन तुम अगर अच्छे तरीके से देखो तो यू +60 आया है -60 आया है? प्लस +60 आया। प्लस प्लस का मतलब किधर है? राइट साइड। इस तरफ पॉजिटिव, सॉरी इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के हाँ उस साइड। इधर होना चाहिए। तो मैं अगर ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखता हूँ तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, रिफ्रैक्शन वैक्शन तो छोड़ दो। तो ये आंसर क्यों निकाल के दिया? ये आंसर इसलिए निकाल करके दिया कि मैं अगर लाइट रे को, वो लाइट रे को देखता है, ये नहीं देखता कि ऑब्जेक्ट को तुमने किधर रखा है, वो लाइट रे को देखा है। अगर लाइट रे इस तरीके से हाइपोथेटिकली तुमने इस तरीके से फॉल कराया तो ये इस जगह पे इंटरसेक्ट करता, लेकिन रिफ्लेक्शन करने के बाद वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो एक मैथमेटिक ये मैथ्स का फॉर्मूला है, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा ही देगा। जब आंसर आएगा तो तुम्हें वेरीफाई भी कराना होगा कि ये सही है या नहीं। तो सेकंड केस का आंसर जो है हमारा वो गलत है। सर और एक केस हो सकता है ना? हाँ कौन सा है बताओ। लाइक वो जो स्लैब है उसके बीच में थोड़ा लेफ्ट साइड में प्लेन मिरर के। हम्म, हेलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, लाइक फर्स्ट इमेज वो प्लेन मिरर के थोड़ा लेफ्ट साइड पे बनाएगा और फिर प्लेन मिरर उसका पीछे बना देगा और फिर वो पीछे वाला इमेज इसके लिए, फिर तीसरा रिफ्लेक्शन लाइक, और फिर वो लाइट रे, ऑब्जेक्ट पे तो गिरेगा। मुझे रे डायग्राम बताओ, रे डायग्राम कैसा होगा? ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा है, तुमने रे डायग्राम कैसा सोचा? ऑब्जेक्ट का इमेज, इमेज का हाँ, ऑब्जेक्ट ऐसे करके मत सोचो, रे डायग्राम बताओ। नहीं लाइक हाँ वो थोड़ा वैसा ही होगा लेकिन थोड़ा लेफ्ट पे गिरेगा प्लेन मिरर के। ऐसा, हाँ, और और फिर वो ट्रेस करेगा तो पीछे प्लेन मिरर इमेज बनाएगा, हाँ वो लाइक ये रिफ्लेक्ट इधर, करेगा तो। हाँ ये इधर निकल गया, ये इमेज यहाँ पे बना है, और फिर ये इस तरफ जाएगा। हाँ, और फिर ये थोड़ा ऊपर लेके जाएगा तो। उसके बाद फिर ये एग्जैक्टली यहाँ से। इसको ऐसे करके अंदर जाना चाहिए। मेरे हाँ, को वही ऐसे बोल लग रहा था। यहाँ पे हम्म, जो मतलब वो हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, डेविएशन हुआ है, और इस जगह पे जो डेविएशन हुआ है उन दोनों का मार्किंग तुम देख रहे हो, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तो यहाँ से देख करके पता चल रहा है कि ये केस यस सर। पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ में आया क्या मेरा बात? हम्म, हम्म। जैसे कि मैं अगर इस जगह पे एक कर्वेचर बनाता हूँ तो
ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट इस जगह से लाइट रे इंसिडेंट करा रहा है, तो ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम से हमने कुछ ऐसा करा है कि ये इस जगह पे जाकर के इंटरसेक्ट कर दे। अब लाइट रे इस जगह से निकल रहा है, रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्शन करने के बाद फिर ये बाहर निकलेगा। तो ये डेविएशन को तुम ध्यान से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इतना डेविएशन मतलब कि इतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा या छोटा होगा? समझ में आ रहा है? ये आर, क्योंकि ये जो हाँ डिस्टेंस सर। अगर इस जगह से आता तो इतना सा एंगल होता, लेकिन क्योंकि लाइट रे इस जगह से आ रहा है तो डेफिनेटली बड़ा है, और फिर इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है क्या? और फिर सिमेट्रिकल नहीं हो पाएगा, ये हर एक लाइट रे के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए इस तरह के केसेस कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाते। समझ में आया क्या? हाँ सर। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये जेई का क्वेश्चन है, किसी ने सॉल्व किया? 70 आ रहा था। हाँ, सुन बताओगी सर। एक मिनट, तो क्वेश्चन में बोला कि इफ ऑल द लाइट रेज इन S2 आर पैरेलल देन फाइंड डी। इस डी का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो हुआ यूं कि ये इस जगह पे पॉइंट P है और लाइट रे इस तरीके से निकल रहा है और कैसा भी जा रहा होगा मुझे नहीं पता है अभी। ये डिस्टेंस है 50, तो मैं इसके लिए भी n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस और n1 डिवाइड बाय r का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, और यूज़ करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है? n2 1 हो जाएगा, n1 का वैल्यू हो जाएगा 1.5 और u का वैल्यू हो जाएगा -50, 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय r। r का वैल्यू कितना दे रखा है? 10, प्लस होगा या माइनस? -10। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट माइनस माइनस इधर से तुम्हारा v आ जाएगा, और v कितना आ रहा है? 100 माइनस 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 20, ये हो जाएगा 40, ये 50। v इज इक्वल्स टू 50 आ रहा है, और वो भी प्लस में। और v अगर 50 आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये इस तरफ जाकर के इंटरसेक्ट करता कहीं पर, ऐसे करके 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करता। तो ये कर्वेचर बीच में आ गया है, तो ऐसा क्या हो ताकि ये लाइट रे पैरेलल हो जाए? तो मैं इसके लिए करता हूँ सॉरी मैं इस वाले लाइट रे के लिए देखता हूँ कि अगर ये पैरेलल होना चाहिए, रिवर्स काम करेंगे इसमें। लाइट रे इस तरीके से निकलना चाहिए पैरेलली, तो उसको किस जगह से आना चाहिए?
मैं इसके लिए रिवर्स कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेता हूँ S2 वाले के N2 by V minus N1 by U N2 minus N1 by R। N2 का वैल्यू कितना है कि लाइट रे भी जा रहा है 1.5, B हो जाएगा इंफिनिटी, और N1 का वैल्यू हो जाएगा 1, U निकालना है 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R, और R का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव होगा प्लस 10। ये तो हो गया 0। माइनस ऑफ 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाय 20, सो u शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, ताकि लाइट रे ऐसे करके निकले और ये पैरेलल हो जाए, और इधर से जो लाइट रे आ रहा है वो इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे करके, और ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो ये डी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज 50, और ये डिस्टेंस हमने निकाला अभी 20, टोटल हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है क्या, आए थे सभी के यस आंसर? सर, समझा। कोई प्रॉब्लम हुआ था इसमें? नो सर। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, और देखो इसमें क्वेश्चन ढेर सारे बन सकते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे दूं, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, ऐसा दे रखा है। और एक ऑब्जेक्ट को इस जगह पे रखा गया है, और एक ऑब्जर्वर है जो कि इस तरफ से देख रहा है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है r इज इक्वल टू 30, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, और जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो बोला जो फाइनल इमेज बनेगा, मतलब जो ऑब्जर्वर इमेज को देख रहा होगा या फिर ऑब्जेक्ट जो भी क्वेश्चन में लिखा होता है, तो वो फाइनली कहाँ पे बनेगा, उसका फाइनल लोकेशन क्या होगा, ये बताना है। और कुछ कुछ डिस्टेंसेस वगैरह गिवन है। इसको सही से बनाया नहीं है मैंने। एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर बोलो या सिलेंडर का पार्ट बोलो, ये दोनों हेमिस्फीयर है, और ये जो डिस्टेंस है, थिकनेस इज समथिंग अबाउट, कितना ले लूँ इसको मैं, 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ।
ठीक है, 15 सेंटीमीटर भी सही रहेगा। चलो इसको सॉल्व करो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। और ये सर वो कंप्लीट पोल और स्लैब के बीच का क्या बोल रहे हो? पोल और स्लैब के बीच का भी डिस्टेंस गिवन है क्या? नहीं नहीं, बस ये जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट बोला गया है। ओके सर। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आराम से बनते हैं। बस तुम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, अच्छे तरीके से रे डायग्राम बनाते जाओ और फॉर्मूलेस अप्लाई करते जाओ, ये खुद ब खुद बन जाएगा। तो इसमें ज़्यादा इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। देखो लाइट रे इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से जाने के बाद फिर इस जगह पे फॉल करेगा। तो यहाँ पे कैसा सरफेस मुझे दिख रहा है? कर्व सरफेस, और रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो कर्व सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन जब होता है तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? N2 by V माइनस N1 by U इज इक्वल्स टू N2 माइनस ऑफ N1 by R। और N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। V जो कि मुझे निकालना है, N1 का वैल्यू 1, U कितना दे रखा है? डेट इज -20 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, और R का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव में 30। और इधर से मुझे पहले तो V निकालना पड़ेगा। ये कितना आ रहा है? V प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/30। ये इस तरफ आ जाएगा 1/20, और कितना आ जाएगा ये फिर? 20 माइनस ऑफ 30 डिवाइड बाय 30 इंटू 20, -10 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 60। तो V आ रहा है हमारा माइनस ऑफ 120। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अगर V माइनस No, वन sir. ट्वेंटी आया है, इसका मतलब जो लाइट रे है वो कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट किया है और ये ऐसे गया है, तभी तो ये पीछे जा करके बना रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है? 120 है, डिस्टेंस है ये 120। और ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस विल बी, क्योंकि मैंने बता रखा है कि ये हेमिस्फीयर है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 30। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 150। जब लाइट रे यहाँ पे पहुंचेगा तो इस जगह पे पहुंचने के बाद क्या करेगा? बोलो। शिफ्टिंग होता है, पैरेलल ग्लास Shift स्लैब होगा। से जब कोई भी लाइट रे पास करता है तो शिफ्ट करता है। ऐसे गया इंसिडेंट, फिर इधर आया, फिर इधर आया। तो तुम मुझे शिफ्टिंग बताओ किधर हुआ? आगे की डायरेक्शन, थोड़ा दूर होगा, मतलब लेफ्ट में। है ना? राइट के डायरेक्शन में हुआ ना शिफ्ट। राइट में शिफ्ट हुआ ना? सर बोलो क्या कुछ बोल। ये समझ में आया या नहीं? शिफ्टिंग, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? T इंटू 1 - 1/म्यू रिलेटिव। तो थिकनेस कितना है? 15। 1 - 1/म्यू रिलेटिव। किसका रिलेटिव देखना होगा मुझे? इसका और इसका रिलेटिव देखना होगा, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, और दोनों मीडियम ये और ये सेम है। तो कितना आ जाएगा ये? 1/3/2। तो 3 माइनस 15 इंटू 3 - 2 विच इज 1/3, 5, और ये आ जाएगा 5। तो दिस विल बी द शिफ्ट।
और इतने से शिफ्ट जो है वो आगे की डायरेक्शन में कराएगा। ठीक है, तो अब लाइट रे आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट करा दिया, काइंड ऑफ ऐसा गया, फिर ऐसा गया। तो शिफ्ट होने के बाद अब जो ऑब्जेक्ट है, मतलब इमेज जो है वो इस जगह पे होगा, और फिर मुझे ये डिस्टेंस निकालना होगा इस जगह से कितना होगा। तो पहले ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा, है ना, इस वाले जगह से शिफ्ट किया है उसने सिर्फ। मतलब कि जो भी डिस्टेंस यहां से है इस जगह से, उसमें से कितना माइनस कर लेना है मुझे, जो भी नीचे निकल के आया 5 निकल के आया उतना माइनस कर लेना है। बताओ ये डिस्टेंस तो पहले टोटल है कितना, कितना आया था ये 120 प्लस 15 प्लस 30 होगा। कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये सारे एरो को आता रहता है। चलो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है 120 प्लस ये वाला 15 आएगा, प्लस ये वाला 30 आएगा, और ये वाला 30 आएगा। और शिफ्ट हुआ है तो बाद में माइनस कर लेते हैं। अभी टोटल कितना हो गया 195 हुआ ना। यस सर। और शिफ्ट जब हो चुका है तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा पोल से, 195 माइनस ऑफ 5, that will be equals to 190 सेंटीमीटर। अब लाइट रे इस जगह पे फॉल किया, फॉल करने के बाद रिफ्रैक्शन करेगा, तो मैं इस जगह के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला लगाओ, n2 बाई बी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। और n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एयर में गया 1, और n1 का वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस 190, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई आर। आर का वैल्यू कितना था 30, प्लस में होगा या माइनस में, माइनस 30। अब इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद फिर बी निकाल लो। ये जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर है। समझ में आया क्या सबको? यस सर। कितने लोग का मतलब इतना आंसर आया, या फिर सेम प्रोसेस से किया? किसी ने किया था इस तरीके से एक्जैक्टली? सर किया था ऐसे ही, मगर 30 सेंटीमीटर में ही आता, 22.5 सेंटीमीटर करके सॉल्व किया। चलो अब आगे चलते एक हैं। गलत हो गया था, क्या गलत लाइक हो वो गया? शिफ्ट लेफ्ट ले लिया था, अच्छा शिफ्ट लेफ्ट तो में उसने 5 लेफ्ट का में। शिफ्ट ले लिया था। अच्छा शिफ्ट को ध्यान रखो कि लाइट रे जिस तरीके हाँ से जाएगा वो जिस तरीके से डेविएट करेगा। अब यहाँ क्या था, अंदर वाला जो था वो डेंसर मीडियम था। वो किसी क्वेश्चन में रेयरर मीडियम भी दे सकता था। अगर रेयर मीडियम होता तो शिफ्ट किधर हो जाता, लेफ्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं, डेट इज मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन मैंने दो तरह का पहले ही बताया हुआ है। एक होता है लेटरल मैग्निफिकेशन, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये दो तरह के मैग्निफिकेशन होते हैं। इस लेटरल मैग्निफिकेशन को कभी कभी हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ये भी होता है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। लेटरल मैग्निफिकेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इसमें मैग्निफिकेशन का,
लगभग सेम होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, वहां पे कितना होता था जो कौन सा था, मिरर में कितना होता था, माइनस ऑफ वी बाई यू होता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ चुका है और v के साथ अटैच्ड होता है n2 और u के साथ अटैच्ड होता है n1, तो ये रेशियो देगा तुम्हें मैग्निफिकेशन। तो माइनस यहाँ पे सिर्फ नहीं होता है, ये हो जाता है प्लस। तो v बाय n2 अपॉन u अपॉन n1 विच इज इक्वल्स टू height of image upon height of object is equals to v by u तो रहेगा ही रहेगा और n1 ऊपर आ जाएगा v by u। so this is the formula, और ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। बहुत ही कम पूछा जाता है। इसमें एक और फॉर्मूला बन करके निकलता है, m इज इक्वल्स टू v माइनस ऑफ r डिवाइडेड बाय u माइनस ऑफ r। सॉरी, ये वही फॉर्मूले को वापस से सब्स्टिट्यूट वगैरह करने के बाद ये रिजल्ट निकल के आता है। बहुत ही रेयरली यूज होता है, तो बस इसे ध्यान में रखना है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है वो कैसा होता है कि ऑब्जेक्ट अगर जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करते हैं। n2 by v माइनस ऑफ n1 by u इज इक्वल्स टू n2 माइनस ऑफ n1 by r, और इसी फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर लो, माइनस ऑफ n2 by v स्क्वायर dv by dt, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n1 du by dt by u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और dv by dt हो जाएगा इज इक्वल्स टू n1 by u स्क्वायर एंड v स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, और साथ में आएगा du by dt। dt को कैंसिल आउट कर लो, सो दिस विल बी dv इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n1 बाय n2, ऐसा। तो ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगा पाएंगे, अच्छा मैग्निफिकेशन बताना था, तो ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगा पाएंगे, ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगा पाएंगे जब ऑब्जेक्ट साइज इज स्मॉल, ठीक है, वैलिड ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट साइज इज वेरी स्मॉल, तभी हम लोग लगा सकते हैं। अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे तो हम लोग फिर से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक सिंपल सा चीज़ है कि ये डिस्टेंस डेल्टा यू होगा और इधर से निकलेगा डेल्टा बी, तो तुम u1 वाले के लिए v1 निकालो और u2 के लिए v2 निकालो, और इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो डेल्टा बी आ जाएगा, ठीक है क्या। इस तरीके से हम लोग करते हैं। यस सर। चलो अब इस पे देखो, वेलोसिटी भी हम लोग देख लेते हैं कि वेलोसिटी हम लोग किस तरीके से निकाल। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, लो फॉर्मूला रहेगा, आवाज नहीं आ रही है। सर फॉर्मूला रह गया था 2 मिनट। नोट कर लो। अब दूसरा है जो इमेज की वेलोसिटी, जैसा कि हम लोगों ने मिरर में इमेज की वेलोसिटी निकाली थी, एग्जैक्ट सेम केस यहाँ पे भी कॉपी एंड पेस्ट होगा।
बराबर है क्या? एग्जैक्ट सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, इवन लेंस में भी हम लोग वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कोई नया नहीं है। तो एक बार तुम रिवाइज कर लेना उसको, नहीं तो मैं सिर्फ प्रिंसिपल एक्सेस वाला बता देता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सेस पे रखा होगा इस तरीके से निकालेंगे, और प्रिंसिपल एक्सेस पे नहीं रखा होगा तब वो सबसे लंबा केस वाला है जो कि मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया था। नोट हो गया? यस सर। वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो एक ही केस कर रहे हैं हम लोग, इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन प्रिंसिपल एक्सेस। और प्रिंसिपल एक्सेस पे है तो भी उसमें तीन केसेस बनते थे कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, और एक्स और वाई डायरेक्शन बोथ में जा रहा है। ऐसे इस जगह पे ऑब्जेक्ट है, और लेट से ऑब्जेक्ट जो इस डायरेक्शन में वी एक्स से जा रहा है, तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे जाएगा, कैसे किस तरीके से जाएगा, वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम लोगों ने ऊपर अभी जस्ट डिफ्रेंशिएशन किया है, उसी को हम लोग यूज़ कर लेंगे। एन टू बाई वी माइनस ऑफ एन वन बाई यू इज इक्वल्स टू एन टू माइनस ऑफ एन वन बाई आर, और इसको पूरा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या दे देगा मुझे, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एन वन बाई एन टू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। तो तुम्हें पता ही है कि कौन सा चीज़ किस चीज़ को डिनोट करता है। डी वी बाई डी टी और डी यू बाई डी टी क्या है? डी यू बाई डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द, जो भी ये मिरर। मिरर है या स्फेरिकल सरफेस है उसके रेस्पेक्ट में। और डी वी बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द स्फेरिकल सरफेस। ये आ गया, तो इधर से तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकल जाएगा और वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल जाएगा अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पर हो और एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो। वाई डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, लेट से ये इस जगह पे वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है, और वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला अब हम लोग यूज़ करेंगे। ये जो था सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए था, अब वाई डायरेक्शन के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वी बाय यू, और साथ में आता है एन वन बाय एन टू, और इसी को मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू एन वन बाय एन टू वी बाय यू और एच ओ। देखो यहाँ पे v और u कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो v u h i h o, बताओ h o तो वेरिएबल है, h i क्या है, वो भी वेरिएबल होगा। वेरिएबल u और v क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, लेकिन मैंने तुम लोग को सॉल्व करके बताया था कि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने लग जाता है अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ हो तो आंसर हमारा उसी तरीके से आराम से आ जाता है। हो जाएगा डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू एन वन बाई एन टू। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, एन वन बाय एन टू और v बाय यू एज इट इज, और साथ आएगा डी एच ओ बाय डी टी। ये y डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे।
सिंपल सा चीज। समझ में आया सबको? और यस प्रिंसिपल सर। एक्सेस पे नहीं रखा है तो तुम्हें पता है क्या करना है, वही डिफरेंशिएट वापस से करें। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग लेंस स्टार्ट करते हैं। ओके तो देखो लेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस जगह से तुम्हारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। और लेंस के साथ ही सारे कॉम्बिनेशंस वगैरह ज़्यादातर दिए जाते हैं। लेंस के साथ मिरर दे दिया जाएगा, लेंस के साथ ही स्फेरिकल सरफेस दे दिया जाएगा, रिफ्रैक्शन, तो ये सारी चीज़ मिक्स होते हैं। लेंस ज़्यादातर इम्पोर्टेंट था और लेंस का कॉम्बिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो लेंस के बाद फिर हमारा सारा का सारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि जो ऑप्टिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, फॉर्मूलेस वगैरह उसके देखेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप हुआ, टेलीस्कोप हुआ, ये सारी चीज़। ठीक है, आई डिफेक्ट भी आता है उसमें, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो लगभग 3 लेक्चर्स और लग सकते हैं, 3 या 4 लेक्चर्स हो सकता है, मे बी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू टेक। तो लेंस कैसे बनता है तुम्हें पता है, ये 2 तरह के लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, और इन दोनों तरह के लेंसेस को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? हालांकि देखा जाए तो लेंसेस बहुत तरह के हो सकते हैं, पहले लेंस बनता कैसे उसको देख ले। लेट्स से ये एक स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल बॉल है, ग्लास का बॉल है, स्फेरिकल ग्लास बॉल। और मैंने क्या किया, इसको इस जगह से कट कर दिया, और इस जगह से कट करने के बाद अगर मैं इस पीस को बाहर निकालूंगा तो कैसा दिखेगा मुझे, इस टाइप। सो दिस इज ए लेंस, ये एक लेंस है और इसका नाम क्या है इस लेंस का, वो हम लोग अभी आप आगे जाकर के जानेंगे। तो ये भी एक लेंस है, कहीं से भी कोई भी पार्ट कट करके निकाल लो, लेंस है। और इस लेंस के कॉम्बिनेशन को बना करके और भी डिफरेंट डिफरेंट लेंसेस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कटिंग जो है वो अलग अलग तरीके से भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। जैसे कि मैं डिफरेंट तरीका बताता हूँ कटिंग करने का। तो 2 चीज़ हम लोग को पहले समझना पड़ेगा, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अगर कोई भी पार्ट ऐसा दिखे तो ये कॉनकेव पार्ट है, ऑब्जर्वर इस तरफ से देख रहा है, ध्यान देना, ऑब्जर्वर इस तरफ से देख रहा है, ये कॉनकेव पार्ट है। और अगर ऐसा दिखे तो दिस इज कॉन्वेक्स पार्ट, दिस इज कॉन्वेक्स पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर अगर इधर से देखने लग गया तब तो फिर ये कॉनकेव पार्ट है, उसको कॉन्वेक्स दिखने लगेगा। तो ऑब्जर्वर जब भी बोला जाए तो तुम्हें इंसिडेंट लाइट रे को देखना है। इंसिडेंट लाइट रे जिस तरीके से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है उसी तरीके से उस कर्वेचर को हम लोग बताएंगे कि वो कॉनकेव पार्ट है या फिर कॉन्वेक्स पार्ट है। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? हाँ सर। तो इस कर्वेचर का हाँ नाम, सर। हाँ इस कर्वेचर का नाम हमने क्या दे दिया, कॉनकेव। और इस टाइप के कर्वेचर का नाम हमने क्या दे दिया, कॉन्वेक्स। बस इतना सा याद रखना है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। अब इन दोनों को लेकर के हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस बना सकते हैं। पहला तो ये है कि तुम ऐसा करो कि ये एक पार्ट ले लो और ये एक पार्ट ले लो, इन दोनों को मिला दो, ये एक लेंस बन गया। और क्या क्या कर सकते हैं, दूसरा कि लेफ्ट वाले पार्ट को एज इट इज रखो लेकिन राइट वाले पार्ट को प्लेन कर दो, ये भी हो सकता है। और क्या कर सकते हैं,
कि लेफ्ट वाले पार्ट को एज इट इज रखो, लेकिन राइट वाले पार्ट को ऐसा कर लो, ये भी हो सकता है। तो ये सारे लेंस हैं, लेकिन इस लेंस का नाम हम लोग अपने तरीके अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसका नामकरण कैसे होता है? इसका नाम हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि जब भी लाइट रे पहले सरफेस को हिट किया, तो ये पहला सरफेस क्या है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स उसके बाद फिर दूसरा जो सरफेस उसको हिट किया, तो ऑब्जर्वर एक बार इधर से देख रहा है और एक बार ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, तो दोनों पार्ट कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो इसे बोला जाएगा कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। और इसको हम लोग बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, और या फिर सिंपल में इसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, सिंपल में कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस तरफ से देखा तो कॉन्वेक्स है, और इस तरफ से देखा तो क्या है, ये प्लेन है, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और इस तरफ से देखा तो ये कॉन्वेक्स है, और इस तरफ से देखा तो कॉनकेव है, तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस। तो ये सभी कॉन्वेक्स लेंस है, ये सभी कॉन्वेक्स लेंस है। अब नीचे हम लोग ड्रॉ करते हैं कॉनकेव के लिए। अगर कुछ ऐसा डायमेंशन हो लेंस का, तो इस तरफ से देखो तो कॉनकेव है और इस तरफ से भी देखो तो कॉनकेव है, ये क्या बनेगा, कॉनकेवो कॉनकेव। बाय कॉन्वेक्स। हाँ, या फिर बाय कॉनकेव लेंस, या फिर सिंपल में कॉनकेव लेंस भी बोला जा सकता है। और इसमें देखते हैं कैसे वैरायटीज हो सकते हैं, दूसरा ऐसा भी हो सकता है। ये फोर्थ कर दो, फिफ्थ। और ये क्या बोला जाएगा, कॉनकेव है और प्लेन है, प्लेनो कॉनकेव। और लास्ट क्या हो सकता है कि ये है ऐसा, और इस पार्ट को हमने ऐसा बेंड कर, कैसा बनेगा ये लेंस, नाम बताओ। कॉन्वेक्सो कॉन्केव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। और ध्यान से देखो तो ये दोनों जो है वो सिमिलर ही है, ठीक है, बस देखने का तुम्हारा नजरिया बस चेंज। रिवर्ट कर दिया। हाँ, बस रिवर्ट कर दिया, फ्लिप कर दिया, जो भी सर बोल दूसरे वाले का नाम कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्यों है? देखो ये पार्ट को सबसे पहले लिखा जाता है, अपोजिट वाले पार्ट को, उसके बाद फिर बाद वाले पार्ट को लिखा जाता है, इस पार्ट को सेकंड में लिखा जाता है, इसको फर्स्ट में लिखा जाता है, ये लिखने का पैटर्न है, ठीक है। नहीं तो कॉनकेव प्लेनो लेंस ऐसा बोलना तो अच्छा नहीं लगेगा, कॉनकेव प्लेन लेंस। यस। तो ये सारे नाम हो गए। अच्छा, और ये सभी लेंसेस कैसे हैं, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, ये भी कॉनकेव लेंस है। ये कॉनकेव लेंस है क्या या नहीं है, इसके बारे में हम लोग कॉनकेव लेंस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोले सर, यहाँ तो आपने कॉन्वेक्स बोला अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे कॉनकेव क्यों ना बोले? ये तो फिर ऐसा हो गया कि मैं अपने बात से खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। इस समय नामांकन करना था, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया और इसको कॉनकेव बोल दिया। तो फिर एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए जिससे कि हम लोग ये बता सकें कि हाँ, ये टाइप के लेंस जो है कॉनकेव लेंस कहलाएंगे और इस तरह के लेंसेस कॉन्वेक्स लेंस कहलाएंगे, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन, एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर मैं कॉन्वेक्स वाले पार्ट को पहले देखता हूँ,
कॉन्वेक्स लेंस। तुम मुझे बताओ कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा क्या सिमिलरिटी दिख रहा है जिसको मैं एक डेफिनेशन बना सकता हूँ? बीच में फैट है। हाँ, अगर कोई भी ऐसा लेंस जिसका मिडिल पार्ट ज़्यादा थिक हो कंपेयर टू द अपर पार्ट्स, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। तो if the middle part of the lens is thicker than the upper and lower part, then it is called convex lens। ठीक है, लिख लेना। और कॉनकेव के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? वही सिंपल सा बात कि इस वाले में तुम खुद ही देख करके नोटिस कर सकते हो, जो मिडिल पार्ट है वो कैसा है? काफ़ी ज़्यादा थिक है, और अपर पार्ट काफ़ी ज़्यादा थिन है। कोई सा भी देख लो, थिक है, और यहाँ पे कितना है? थिन। और इस वाले में बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट है कि जो मिडिल पार्ट होगा वो थिन होगा और अपर पार्ट कैसा होगा? थिक होगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव बोलेंगे। तो ये भी कॉनकेव लेंस वैलिड है, ये भी कॉनकेव लेंस वैलिड है, लेकिन ये वाला जो है बीच वाला पार्ट कैसा है? थिक है, तो ये कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? इसीलिए इस लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स यस कैटेगरी सर। में रखेंगे, ना कि कॉनकेव के कैटेगरी में। कॉन्वेक्स लेंस का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? इफ द मिडल part of the lens is thinner सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें ना थोड़ा। than the upper and lower part of the lens, then it is concave lens। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। कॉनकेव, कॉनकेव में आता है केव, CAVE। केव का मतलब क्या होता है? गुफा, गुफा ही होता है ना। तो ऑब्जर्वर अगर इस तरफ से देख रहा है तो उसको कैसा दिख रहा है? गुफा की तरह ही दिख रहा है ना। तो ये कॉनकेव पार्ट कहलाएगा, और उसका जस्ट उल्टा कॉन्वेक्स पार्ट हो जाएगा। तो कॉनकेव वाले पार्ट में क्या होता है? कॉनकेव लेंस वाले में बीच में क्या होता है? थिनर होता है, और अपर लोअर पार्ट क्या होता है? उससे कंपेरेटिवली ज़्यादा थिकर होता है। ठीक है, तुम मुझे बताओ अगर मुझे कॉनकेवो कॉन्वेक्सो कॉनकेव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मुझे क्या बनाना है? ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव बनाना है। कैसे बनाएंगे? क्या बन सकता है, या फिर ये नाम नहीं हो पाएगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स ही रहेगा? सर बनेगा। मुझे उसके क्या लिए करना बीच है? में हाँ उसको देखो, दो चीज स्थिर होना पड़ेगा। दो चीज समझो कि ये कॉन्वेक्स पार्ट भी यूज होना चाहिए और कॉनकेव पार्ट भी यूज होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स पार्ट इस तरफ होना चाहिए जो कि ऐसा होगा, और कॉनकेव पार्ट इस तरफ होगा ऐसा। ये दोनों ऐसा होना चाहिए और दोनों को मीट कराना है। लेकिन अगर ये कॉनकेव लेंस है तो बीच में क्या होना चाहिए? थिन होना चाहिए। और अगर थिन होना चाहिए तो तुम इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को वेरी करो कुछ इस तरीके से कि ये थिन हो जाए। तो देखना मैं किस तरीके से करा रहा हूँ। इस वाले कर्वेचर को मैंने ज़्यादा कर दिया और इस वाले कर्वेचर को कर दिया मैंने बड़ा, ऐसा, और इसको ऐसे जॉइन कर दिया। क्या सेंटर पे थिन है?
यस है, सर। है ना, सेंटर पे थी ना, और अपर पार्ट और लोअर पार्ट क्या है, ठीक है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने देख लिया, और अब थोड़े से इसके एक पॉइंट को जान लेते हैं। नहीं तो इसका डेरिवेशन करते हैं, लेंस फॉर्मूला तो निकालना पड़ेगा। चलो लेंस फॉर्मूला निकालते हैं। तो रे डायग्राम को फॉलो करो अच्छे तरीके से। मुझे क्या करना है, रे डायग्राम को फॉलो करना है, और उसी से हम लोग सारा काम करेंगे। तो ये है एक लेंस, और इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और एक ऑब्जेक्ट रखा, वो मैंने रख दिया यहाँ पे, अगर इससे बनाता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट अच्छे तरीके से बनता नहीं है इसका। चलो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट को मैं इस जगह पे रख रहा हूँ अब, और अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पे है तो इससे लाइट रे बाहर निकलेंगे, ये लाइट रे बाहर निकला, और सबसे पहले इस सरफेस पे फॉल करेगा। और अगर इस सरफेस पे फॉल किया तो ध्यान से देखो, ये एक कर्वेचर है, और कर्वेचर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कहीं ना कहीं होगा, ये कोई सर्कल का ही पार्ट है ना। मेरी बात समझ में आ रही है यस क्या, सर। है ना। तो मैं इस Yes, कर्वेचर sir. की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस जगह पे, और लाइट रे इस जगह से ऐसे करके आया इसके ऊपर। तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन को ड्रॉ किया, जो कि एक नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगा, और फिर क्या होगा, बेंडिंग होगा। बताओ, बेंडिंग अगर होगा तो मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बोलो। सर वही कर्व सरफेस वाला रिफ्रैक्शन का, हाँ, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस वाला अगर मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो ग्लास का। हाँ एन एन मालूम है, हम लोग उसको यूज़ करेंगे। इसका N2 है और इसका N1 है, हम लोग ये लेकर के चले। तो इस जगह से रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन होने के कारण से ये बेंड हुआ, इधर चला गया, ऐसा। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये पहला रिफ्रैक्शन हुआ है, और ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला लग रहा है। क्या लग रहा है, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल्स टू N2 माइनस ऑफ N1/R। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं R1 बोल रहा हूँ, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 बोल। ध्यान रखना, R1 किसको बोला है मैंने, जिस पे पहला रिफ्रैक्शन हुआ है उसको मैंने R1 बोला है। अब इस पे वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं, N2/V, और इस V को मैं V डैश बोलता हूँ, क्योंकि ये जो कहाँ पे भी इमेज बनाएगा, यहाँ पे अगर होगा तो ये डिस्टेंस जो है वो V डैश होगा, इसको V डैश बोलते हैं। और ये है U, तो ये मैंने लिख दिया V डैश माइनस साइन वगैरह मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, उसको एज इट इज रख रहा हूँ। क्या इस फॉर्मूले में ऑलरेडी मैंने एक बार साइन यूज कर चुका हूँ फॉर्मूले को निकालने के लिए, आया ना। यस सर। तो इसमें मैं वापस से साइन के साथ वैल्यू पुट नहीं करूंगा,
अब n1 बाय यू पुट करूँगा मैं, n1 बाय यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय r। r की जगह पे मैं लिखूंगा r1। ठीक है, दूसरा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेकेंड रिफ्रैक्शन किस जगह पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है, और ये भी कोई ना कोई सरफेस का पार्ट होगा, स्फीयर का पार्ट होगा, तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी होने वाला है, और ये लाइट रे ऐसे चला जाएगा। फाइनली इमेज यहाँ पे जाकर के बनाएगा। ये इमेज 1 था और ये इमेज 2। ऐसा। तो इस सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए भी मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? लेट से कि ऐसा ही सरफेस है ना, कर्वेचर, तो ये लाइट रे इसके ऊपर फॉल किया और इधर से बाहर निकलेगा, तो यही फॉर्मूला लगेगा, n2 बाय वी माइनस ऑफ n1 बाय यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस ऑफ n1 बाय r। ये फॉर्मूला लगेगा। तो तुम मुझे बताओ u कितना हो जाएगा? क्या ये अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस सेकंड सरफेस के लिए? हाँ सर। हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर इसका वी थिकनेस डैश। t दिया हुआ है तो v डैश प्लस t होना चाहिए। u शुड बी इक्वल्स टू p डैश प्लस t, और सिर्फ मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। लेकिन t जो होता है, थिकनेस ऑफ द लेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। t क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? नेगलेक्ट। तो ये हो जाएगा 0। क्या पुट करेंगे हम लोग? v। और क्योंकि मीडियम भी अब चेंज हो चुका है, इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे का मीडियम चेंज हुआ है, n1 बन जाएगा n2 डिवाइडेड बाई u कितना हो जाएगा? v डैश इज इक्वल्स टू n2 के जगह पे लिखूंगा मैं n1 डिवाइडेड बाय r2। तो r2 को साइन के साथ पुट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें साइन दे दिया गया। ठीक है, सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन में से मुझे v डैश को एलिमिनेट करना है, और v क्या है हमारा? ये है v, फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा है। इसका डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा आसान है, दो इक्वेशन लिखो और दोनों को इक्वेट करो, लेकिन साइन के साथ बोलने का मतलब पहले ही उसमें साइन पुट हो चुका, तुम वापस से साइन पुट मत करना। तो क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएगा, दिस थिंग एंड दिस थिंग, और बचेगा क्या? n1 बाई वी माइनस ऑफ n1 बाई यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस ऑफ n1 बाय r1 प्लस n1 माइनस ऑफ n2 बाय r2। ये बचेगा। इसी को थोड़ा इक्वेट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। n1 को कॉमन ले लो, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू आएगा, कॉमन आ सकता है कुछ इसमें से, n2 माइनस ऑफ n1 कॉमन आ सकता है, और अंदर कितना आ जाएगा? 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, और ये जो n1 इधर से कॉमन लिया था इस तरफ से एंड कर लो, ये आ जाएगा n1। अब हमारा फॉर्मूला आ चुका है, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू n रिलेटिव माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये हो गया हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, where n relative is refractive index of lens with respect to the surrounding। इसमें कुछ चीज़ें पॉइंट है नोट करने के लिए, वो हम लोग को ध्यान रखना है।
इस फॉर्मूले को हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब पैरेक्शियल रेज हो। दूसरा तभी अप्लाई कर सकते हैं जब क्या होना चाहिए, थिकनेस ऑफ द लेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, काफी छोटा हो। तीसरा, इस फॉर्मूले को हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब लेंस जो है उसके लेफ्ट में और इसके राइट में मीडियम सेम हो। अगर इस जगह पे एयर है तो इस जगह पे भी एयर ही होना चाहिए दोनों साइड में। तो मीडियम ऑन लेफ्ट एंड राइट ऑफ लेंस शुड बी सेम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। अगर ये तुम्हें नहीं पता रहा तो तुमने गलत तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर नहीं आएगा। बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट है ये लास्ट वाला, ये दो तो याद रहते हैं, तीसरा याद ही नहीं रहता। नेक्स्ट है फोकस। इसका फोकस कैसे निकलेगा? बोलो, लेंस का फोकस कैसे निकलेगा? फोकस का डेफिनेशन क्या है? फोकस का डेफिनेशन है कि जहां पे सारे पैरेलल रेज जाकर के मीट कर रहे हो, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द पैरेक्सियल रेज। इंसिडेंट पैरेलल रेज। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस लेंस के ऊपर सारे पैरेलल रेज जाकर के फॉल करें, वो किस जगह पे जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, वो लोकेशन मुझे बताना है, और वो जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ के बराबर होगा, और इसी को हम लोग फोकस बोलेंगे। तो ठीक है, ऊपर फॉर्मूला निकाला, उसी को वापस से अप्लाई कर लेते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू n रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। जब u की बात करूंगा मैं तो u कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और जहाँ पे इमेज बनेगा वही इमेज लेंथ मतलब कि v हो जाएगा f के बराबर। सो दिस इज 1/f, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू n रिलेटिव माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। इधर से मेरा f कितना निकल के आया, 1/f इज इक्वल्स टू n रिलेटिव माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द आंसर। दूसरी जगह पे क्या करते हैं, वो लेंस मेकर फॉर्मूला देखो है, तो उसके लेफ्ट साइड में ये जो वैल्यू है यही फोकस होगा। ऐसा नहीं, ये मुझे तो निकालना पड़ेगा ना। फोकल लेंथ अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग हो सकता है। डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये जो चीज़ है यही एफ 1/f है, मतलब वो नहीं, बताना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ये प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि हाँ यही है, क्योंकि मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा उसमें फोकल लेंथ कुछ और आएगा। ठीक है, तो इधर से f तुम्हारा निकल के आ रहा है। अब मुझे f का कैलकुलेशन हमेशा अभी करना है, बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे। फाइंडिंग फोकल लेंथ। इसमें मैं पहले सबसे पहले इस सारी हर एक चीज़ को डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ।
कि किस किस चीज़ को क्या क्या लिया था। एन रिलेटिव क्या है, एन रिलेटिव इज n2/n1। n2 क्या है, लेंस का होगा, और n1 क्या होगा, सराउंडिंग का। r1 क्या है, जो इंसिडेंट लाइट रे है पहले कौन से सरफेस पे फॉल किया है, वो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। r2 जो होगा सेकेंड सरफेस का होगा, और सभी को साइन के साथ पुट करना है, पुट विथ साइन। ठीक है, ये काम करना है। अब फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं। ऊपर जितने भी सारे हम लोगों ने लेंसेज देखे उसका फोकल लेंथ मुझे बस ये चेक करना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पहले हम लोग ये देखेंगे। तो फोकल लेंथ को अगर हम लोग देखें तो f हमारा या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो f हमारा नेगेटिव हो सकता है। ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग चीज़ बता रहा हूँ। f या तो हमारा पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, f या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो इस तरह के लेंसेज को, इफ इट इज पॉजिटिव, इफ f is positive, then it will be called as converging lens। और कन्वर्जिंग लेंस को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, नोटेशन। लाइट रे इस तरीके से आ रहे हैं और ये इसको कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लेंस जो लाइट रे को कन्वर्ज करने की कोशिश करे उसे हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, और लेंस को हम लोग इस तरीके से डिनोट। और दूसरा है f इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर हमारा f नेगेटिव हुआ, if f is negative, then it will be called as diverging lens। और इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, अगर जो लाइट रेज आ रहे हैं उसको क्या करेगा, वो डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा। अभी यहाँ पे क्या है, मान लो कि पैरेलल रेज आ रहे हैं, हमें पता चलेगा उससे, जब लाइट रेज जो पैरेलल आ रहे हैं उसको वो क्या करना चाह रहा है, उस पर देखो। अगर ये कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा पैरेलल लाइट रेज को तो ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा। और अगर पैरेलल लाइट रेज को वो डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा तो इसे डाइवर्जिंग लेंस बोला जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को पूछ सकते हो, समझा सर। है ना? अब जनरली स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज ए कन्वर्जिंग लेंस। स्टूडेंट ऐसा समझ लेते हैं हमेशा इस बात को कि कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉन्केव लेंस जो है वो हमेशा डाइवर्जिंग लेंस होता है। हमेशा यही स्टूडेंट समझते हैं, जो कि गलत है। ये नहीं होता है। कन्वेक्स लेंस तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस भी हो सकता है और डाइवर्जिंग लेंस भी हो सकता है। मतलब कि द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ये गलत है। और नोट में हमें क्या देखना है,
कि जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स लेंस का वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या है। जैसा भी क्वेश्चन करके मैं चीज़ों को बताता हूँ तो तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एफ अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग एफ के बारे में, तो 1/f का फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू एन रिलेटिव, मतलब n2/n1 -1 और 1/r1 -1/r2। अगर मुझे f पॉजिटिव चाहिए तो उसके लिए दो तरीका है। f पॉजिटिव होने के लिए या तो ये वाला टर्म n रिलेटिव -1 पॉजिटिव हो जाए और साथ ही साथ 1/r1 -1/r2 वाला टर्म भी पॉजिटिव हो जाए, तो ही f पॉजिटिव हो सकता है। या फिर ऐसा हो जाए कि n रिलेटिव -1 नेगेटिव हो जाए और साथ ही साथ 1/r1 -1/r2 वाला टर्म भी कैसा हो जाए? नेगेटिव हो जाए, तो भी f कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर f नेगेटिव मुझे चाहिए तो उसके लिए n रिलेटिव -1 नेगेटिव हो जाए, लेकिन ये वाला टर्म कैसा हो जाए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और दूसरा या तो n रिलेटिव -1 पॉजिटिव हो जाए और 1/r1 -1/r2 कैसा हो जाए? नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ नेगेटिव हो सकते हैं। बोलो ये सर एक समझ में आया? मिनट बचा है। यस तो देखो ये चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया कि f पॉजिटिव होने के लिए एक ये और एक ये चीज़ हो सकता है, और f नेगेटिव होने के लिए ये और ये चीज़ हो सकता है। तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस को पहचानने का तरीका एक सिंपल है। सबसे शुरुआत में मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो मिडिल पार्ट क्या होना चाहिए? थिक, तो कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। इसका डेफिनेशन वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और कॉनकेव लेंस है तो ये मिडिल वाला पार्ट हो जाएगा थिन, ये इसका डेफिनेशन। और कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस का डेफिनेशन है, कन्वर्जिंग लेंस का डेफिनेशन है कि f होना चाहिए पॉजिटिव, और डाइवर्जिंग लेंस का डेफिनेशन है f होना चाहिए नेगेटिव। बस इतना सा तुम्हें याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली जो है ज़्यादातर देखा जाता है कि कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस सेम होता है, और इसके बारे में हम लोग समझेंगे ज़्यादातर ऐसा क्यों देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। फिर से इसको इरेज कर देता हूँ। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। कॉन्वेक्स लेंस, तो हमारे पास कन्वेक्स लेंस जो है वो तीन अलग अलग तरीके को हो सकते हैं। पहला ऐसा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 मान लेता हूँ और ये मान लेता हूँ r2, और दोनों के वैल्यूज ले लेता हूँ। लेट से बोथ आर r, ठीक है, दोनों r, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा n2 और ये है n1, और दोनों के वैल्यूज पे मैं बाद में पुट कर लूँगा। इसका 1 और इसका 2 ले लेता हूँ। तो इसका मैं f कितना बताऊँगा, सॉल्व करते हैं। 1/f का फॉर्मूला होता है n रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2। n रिलेटिव कितना हो जाएगा? n2/n1 -1, और ये हो जाएगा 1/r1 -1/r2। वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। n2 कितना हो जाएगा? 2, n1 हो जाएगा 1 -1, और 1/r1 लाइट रे जो है वो पहले कौन से सरफेस को हिट कर रहा है? वो होगा r1, तो दिस विल बी r1।
मैंने यहाँ पे वैसे R1 R2 बोल दिया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताओ। R1 किधर होगा, दिस इज पोल, पॉजिटिव। और इसका कर्वेचर जो है वो इस तरफ है, तो मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा। सो दिस विल बी पॉजिटिव 1/r माइनस 1/r2। जब इस वाले सरफेस पे हिट करेगा, सो दिस सरफेस विल बी द सेकेंड सरफेस, और सेकेंड सरफेस का ये जो कर्वेचर है इस तरफ जाएगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा, n रिलेटिव -1 और 2/r। बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए तुम लोग, सॉरी, बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए तुम लोग ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में अगर ये वाला पार्ट डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, अगर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो ऑलवेज एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, ये हो जाए रेयरर मीडियम और ये बन जाए डेंसर मीडियम, तो एफ क्या हो जाएगा इस केस के लिए, नेगेटिव। समझ में आया? तो यहाँ पे एफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस है ऑलवेज पॉजिटिव भी हो, डिपेंड करता है कि सराउंडिंग कैसा है मीडियम। आगे चलते हैं हम लोग, एक कॉनकेव का करते हैं हम लोग, मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। लेट्स सी ऐसा, चलो तुम ही लोग करके बताओ। ये R है और ये भी R है, इसका N2 है और ये सराउंडिंग N1 है, F निकाल के बताओ। सॉल्व। आर एन वन उसका नेगेटिव ही आ रहा है जो पहले वाले का है, कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स का नेगेटिव आ रहा है, नहीं मतलब कॉन्वेक्स का जो फोकल है उसका बस नेगेटिव हो रहा है, अच्छा। माइनस साइन हो रहा है। हम्म। चलो इस वाले को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लाइट रे को लो और ये इस तरफ से तुम आ रहे हो, तो पहला सरफेस ये होगा और दूसरा सरफेस ये होगा, ठीक है, ऐसे हमें देखना है। और इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू n रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2। n रिलेटिव कितना हो जाएगा, n2/n1 -1 और 1/r1। r1 ये वाला बनेगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तुम ध्यान से देखो, इधर से मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि इसका रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, दिख रहा है क्या? मुझे पुट करना होगा -r, यस सर। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इस तरफ। तो पोल से मुझे इधर जाना पड़ेगा, तो R2 का वैल्यू पुट करना होगा प्लस में, ये हो जाएगा n रिलेटिव -1 और 2/r, माइनस साइन को बस मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये तो अंदर ही रहा। तुम कभी भी अगर बाय कॉनकेव लेंस देखोगे तो उसका ये फैक्टर जो है ऑलवेज ऐसा ही आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। -2/r होना ही होना है, ये फैक्टर बाद में तुम देख सकते हो, लेकिन ये ऑलवेज यही रहेगा। और अगर कोई भी कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका ये वाला फैक्टर ऑलवेज इतना ही रहेगा 2/r, और वो भी प्लस में, ठीक है क्या? कभी कैलकुलेशन में ध्यान रखोगे तो बहुत जल्दी यस सर। आंसर आएगा। चलो अब क्वेश्चंस वगैरह कुछ डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। तो मान लो कि ऐसा लेंस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, इसका दे रखा है n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। बताओ इसका एफ कॉल कर। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना।
ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, तो जो भी है उसको अच्छे तरीके से करो। हो गया? यस सर, 30 सेंटीमीटर। सभी का आना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। आया आंसर? चलो सॉल्व करते हैं। देखो लाइट इस तरफ से आ रहा है, तो पहला कौन सा सरफेस मिला? 30 प्लेन। सेंटीमीटर आ रहा है। हाँ, पहला सरफेस मिला प्लेन, और इस प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इन्फिनिटी, टेंड्स टू इंफिनिटी। इन्फिनिटी, बराबर। जैसे तुम मान सकते हो कि जो हमारा अर्थ है जिस पे हम लोग खड़े हैं बिल्कुल फ्लैट नज़र आता है, तो वो फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इनफाइनाइट है। तो एन रिलेटिव कितना हो जाएगा पहले इसे देख लेते हैं, 2/1 -1, और R1 का वैल्यू हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, और माइनस प्लस माइनस देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, 0 हो जाएगा। R2 का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग? 30, प्लस में हो गया माइनस में, इसका जो कर्वेचर है इस तरफ माइनस से माइनस ऑफ 30 होगा, तो इसको कैंसिल आउट कर लो, ये बन जाएगा 1, और ये कितना बनेगा? 0 प्लस 1/30। सो F इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर प्लस में, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ निकला हमारा 30 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन, एक लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, दो कर्वेचर है इसीलिए, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 1 इन दोनों साइड में। एक बार ऑब्जेक्ट को इस तरफ से रखा गया या फिर जो लाइट रे एक बार इस तरफ से इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट केस, और दूसरी बार जो लाइट रे वो इस तरफ से इंसिडेंट हुआ, सेकेंड केस। तो इन दोनों केस के लिए f का वैल्यू निकालना है। सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करते हैं अब इसको। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला का लेते हैं, मान लो कि फर्स्ट वाले साइड से इंसिडेंट लाइट रे आ रहा है, और फिर उसके लिए हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। उससे पहले मुझे ये पहचानना है कि R1 कौन सा है और R2 कौन सा है और उसका वैल्यू क्या है। ये होगा R1 कि लाइट रे इस तरफ से इंसिडेंट हो रहा है, और R1 ये है और R2 ये है। R1 बड़ा होगा या R2 बड़ा होगा? कौन सा बड़ा है? R2 बड़ा होगा। R2 इज ग्रेटर देन R1, और यहाँ पे वैल्यूज देख करके पता चल रहा है कि जो R2 है उसका वैल्यू कितना है, 30 है, और R1 20। साइन अभी हम लोग नहीं ले रहे। अब ये लाइट रे जो है इंसिडेंट था और इसके ऊपर जाकर के फॉल किया, मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा 1/f इज इक्वल्स टू n रिलेटिव -1 2/1 -1 और 1/r1। पहला सरफेस पे गया, इसका जो कर्वेचर है वो इस तरफ होगा, तो 1/r1
30 कौन सा R1 है ना, R1 कितना हो गया 20 और -1/, ये दूसरा जो कर्वेचर है उसका भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस तरफ ही होगा, तो उसे भी हम लोग को प्लस में लिखना पड़ेगा। प्लस में कितना हो जाएगा 30, कितना आ रहा है ये 2 - 1, ये तो 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 - 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 20, दिस इज 1/f, और f इधर से आ जाएगा तुम्हारा, ये 10 बचेगा 60। अब मैं इस तरफ से करता हूँ, ये लाइट रे जो है वो इस तरफ से आ रहा है इधर से, और ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा अब ये R1 बनेगा, लेकिन है ये कौन सा, ये वाला है R2, R2 का वैल्यू 30 विच इज 30, और ये होगा R2, और R2 का 20 है। तो लाइट रे अगर इस तरफ से आया तो 1/f इज इक्वल्स टू n रिलेटिव -1। पढ़ाई स्टार्ट करो मेरा। म्यूट कर लो जो भी है, म्यूट कर लो, ये हो गया, और 1/R1 माइनस ऑफ 1/R2, 1/R1, ये R1 बनेगा, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव बनेगा तो -30 बनेगा, और माइनस ऑफ 1/, ये वाला जो सरफेस है इसका कैसा वैल्यू होगा, नेगेटिव -20, नेगेटिव। बिल्कुल, और ये तो 1 हो गया वैल्यू, और अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है 1/20 माइनस 1/30 विच इज नथिंग बट दिस थिंग, ये वाला है कि नहीं, सेम लिखा हुआ है, तो इधर से भी f का वैल्यू कितना ही निकल के आएगा 60 सेंटीमीटर। तो एक बात ध्यान से समझ लो कि कोई सा भी लेंस हो उसमें लाइट रे चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, f कितना होगा, सेम होगा, जितना f इसके लिए होता है उतना ही f इसके लिए होता है। इसीलिए जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं तो उस समय फोकल लेंथ जो है इस तरफ भी f से डिनोट करते हैं और इस तरफ भी f से डिनोट करते हैं, और इस जगह पे उसका डबल 2f जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोला जाता है। समझ में आया क्या? हाँ ठीक यस है, सर। ये हर एक लेंस के लिए वैसा ही होता है, कैसा भी टाइप ऑफ लेंस हो, इस टाइप का लेंस हो चाहे ऐसा लेंस हो, कैसा भी लेंस हो, चाहे इस तरफ से इंसिडेंट रहा है चाहे इस तरफ से, एफ का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और भी तरह के क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं इसमें, और भी दे सकता हूँ, क्या दूँ यार, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, इस तरफ n इज इक्वल्स टू 3 है, इस तरफ n इज इक्वल्स टू 2 है, और इस तरफ n इज इक्वल्स टू 1 है, और इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम है, r इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो पूछा गया कि इसका लाइट रे इस तरफ से इंसिडेंट हो रहा है, तो इसका सिस्टम का फोकल लेंथ क्या होगा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, करके लेके आना, और इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी दे सकता हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन ये सिंपल वाला दे रहा हूँ। इस पूरे सिस्टम को जो है पानी में रख दिया गया, वाटर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि 3 है,
और ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ठीक है। तो अभी सिस्टम का फोकल लेंथ निकालना है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम। दोनों साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर r ही है, विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आना, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। होमवर्क के लिए टिल्ट आउट देख लो, टिल्ट आउट, और इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।